हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। और ये पार्ट 6 है हमारा। इसमें हम पादपों में वहन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पादपों में वहन किस प्रकार से होता है। पादपों में वहन की प्रक्रिया समझने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पादपों में वहन किस किस पदार्थ का होता है। पादपों में भोजन का वहन होता है। भोजन जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का निर्माण पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण का जो निर्माण ग्लूकोज का जो निर्माण पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है वो पत्तियों में करता है। हमने पढ़ चुके हैं इस बारे में। लेकिन पौधे को अपने विकास एवं वृद्धि के लिए या अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए इस ग्लूकोज की आवश्यकता अपने सभी भागों में होती है। यानी पत्तियों में जो भोजन बना उसे पौधे के सभी भागों में जाना होगा, और ये पौधे का सभी भागों में जाना ही क्या कहलाता है? पादपों में वहन। इसी प्रकार से पौधे में सुक्रोज हो गया, हमारा अमीनो एसिड हो गया, और अनेक विटामिन और मिनरल हो गए, ये भी किसी एक पर्टिकुलर भाग में बनते हैं, लेकिन इसको जब भी आवश्यकता होती है उसी भाग में ये चले जाते हैं। यानी पादपों में सबसे पहले किसका वहन होता है? भोजन का। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है खनिज। खनिज पौधे जो है अपनी जड़ों के माध्यम से मृदा से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं ना, भूमि से। अब ये प्राप्त तो जो है ना मिट्टी से करते हैं, लेकिन इन्हें भी पौधे के सभी भागों में जाना पड़ता है। ठीक है। यानी पादपों में दूसरे किस पदार्थ का वहन होता है? खनिज का, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास आता है जल। पौधा जल भी जो है ना, जब हम जल डालते हैं तो पौधा मृदा से अपना जल जो है ग्रहण करता है। इस मृदा से जो जल ग्रहण किया उसे अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट रूप में देखें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्या कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल के जो है ना वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब पौधे के जो जल है वो विद्यमान तो जड़ों में है, लेकिन उसकी आवश्यकता कहाँ है? पत्तियों में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। तो इसी प्रकार से जल को भी जो है ना जड़ से और पत्तियों तक पहुँचना पड़ता है। तो यानी पादपों में किस किस पदार्थ का वहन होता है? भोजन का, खनिज का और जल का। अब आगे आता है कि पादपों में ये भोजन, जल और खनिज का वहन किस किस प्रक्रम से होता है। तो पहला प्रक्रम है हमारा विसरण, दूसरा है परासरण और तीसरा क्या है? वाष्पोत्सर्जन। इन तीनों प्रक्रमों के द्वारा ही पौधे में वहन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं इन तीनों प्रक्रमों के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं विसरण के बारे में। विसरण होता क्या है? यदि कोई पदार्थ जहाँ अधिक उपस्थित है वहाँ से जहाँ कम उपस्थित है उधर चला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विसरण। जैसे हमने जो है ना अगरबत्ती के उदाहरण के बारे रूप में हम देख सकते हैं। अगरबत्ती जो है ना उसको हम मंदिर में लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी खुशबू या उसके अणु जो है पूरे कमरे में फैल जाते हैं, पूरे घर में फैल जाते हैं। तो ये क्या हो गया? विसरण। क्योंकि अगरबत्ती के जो अणु थे वो अधिक विद्यमान थे मंदिर में और बाकी जगह कम विद्यमान थे, तो वो विसरित हो गए, यानी वो फैल गए। तो पहला माध्यम क्या है पौधों में वहन का? विसरण। पौधे सबसे सरल रूप में हम समझ सकते हैं कि पौधे जो है ना अपना खनिज लवण जो है ना जड़ों से प्राप्त करते हैं, जड़ों में मृदा से प्राप्त करते हैं। अब पहले क्या होता है कि ये जो है सिर्फ मृदा में उपस्थित होते हैं और पौधे की जड़ में नहीं होते हैं। लेकिन धीरे धीरे पौधा जो है ना, क्योंकि पौधे की मृदा में अधिक उपस्थित होता है, जड़ में कम उपस्थित होता है, तो धीरे धीरे ये मृदा में भी फैल जाते हैं, चाहे वे यौगिक के रूप में फैले या फिर वे तत्व के रूप में फैलें। तो इस प्रकार से पौधों का जड़ों में चले जाना मृदा से, इसे हम क्या कहते हैं? विसरण। यानी विसरण की परिभाषा क्या हुआ? पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ चले जाना ही विसरण कहलाता है। जैसे कि पौधे जब हम लगाते हैं तो उसकी जड़ों में कम खनिज होते हैं जबकि मृदा में अधिक होते हैं, परंतु धीरे धीरे विसरित होकर, विसरण के अलावा भी बहुत सारे प्रकार में, जो सबसे सरल है वो क्या है? विसरण है, जिसके माध्यम से खनिज जड़ों में जाते हैं। धीरे धीरे खनिज पदार्थ जो है वो जड़ों में चले जाते हैं। तो पहला प्रकरण क्या हो गया हमारे पास? विसरण। उसके बाद दूसरा प्रकरण अगर हम देखें तो परासरण। सबसे पहले समझते हैं परासरण होता क्या है। यदि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ चले जाए तो उसे हम परासरण कहते हैं। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है जो पौधों की बाहरी परत होती है ना वो एक झिल्ली से बनी होती है। झिल्ली को हम क्या समझ सकते हैं? एक परत से बनी होती है जो पौधों का बाहरी भाग होता है, जो सीधे पर्यावरण के संपर्क में होता है। अब ये झिल्ली जो है ये
कुछ पदार्थों को अपने अंदर से जाने देती है और कुछ पदार्थों को अपने अंदर से नहीं जाने देती। जैसे मान लीजिए इसके बीच में छोटी छोटी सी जगह है, छोटी छोटी सी जगह, तो ये कुछ पदार्थों को, जो छोटे पदार्थ हैं उनको अपने अंदर से जाने देगी। तो वह झिल्ली या वह परत जो अपने अंदर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर जाने दे, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब क्या होता है, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उनकी बाहरी परत अर्धपारगम्य झिल्ली होती। तो क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा, परासरण के माध्यम से जो है ना बहुत सारे जो खनिज हैं वो पौधे के जड़ों के अंदर चले जाते हैं। अब जड़ों के अंदर खनिज सारे चले गए, इसका मतलब क्या है कि मृदा में कम रह गए। मृदा में अब कम खनिज है और जड़ों में अधिक है। इसका अर्थ क्या हो गया कि मृदा में जल अधिक है। क्योंकि मृदा में जल अधिक है, इसलिए धीरे धीरे मृदा का जो जल है वो जड़ों में परासरित होने लगता है, जड़ों में जाने लगता है। क्यों? क्योंकि जड़ों की जो परत है वो कैसी है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसे हम क्या कहते हैं? परासरण। यानी पौधों की जड़ों द्वारा अर्धपारगम्य की झिल्ली के द्वारा जल के अणुओं का मृदा से और पौधे की जड़ों में चले जाना परासरण कहलाता है। अब ये जड़ों तक ये बात ठीक है, और जो छोटे पौधे हैं उस तक ये बात ठीक है। क्योंकि इस प्रकार से जो है ना, हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल लगा रहे हैं, तो क्या है कि थोड़ी ऊंचाई तक तो पौधे में परासरण के माध्यम से चला जाएगा। लेकिन अगर अधिक ऊंचा है पौधा तो क्या होगा, वो हम आगे देखते हैं। यदि अब अगर पौधा हमारा अधिक ऊंचा है तो क्या हो जाएगा, हमें वाष्पोत्सर्जन पड़ा है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यदि पौधा अपना जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल दे तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पौधा अपने रंध्र के माध्यम से नियमित रूप से वाष्पोत्सर्जन करता रहता है। इस वाष्पोत्सर्जन के कारण से यहाँ जल के अणुओं की कमी हो जाती है। अब जल के अणुओं की यहाँ कमी हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जल ये नीचे से खींचेंगे और इस प्रकार से जल के अणुओं को खींचते खींचते एक लाइन सी बन जाती है, और इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं? कैपिलरी या केशिका। ठीक है, तो ये ऊपर से खींचने लगा जल तो ऊपर कम हो गया, तो नीचे से जल लिया जाने लगा। इसी प्रकार से पौधे के पूरे भाग में नीचे से जल ऊपर की तरफ जाने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकल जाता है और नीचे जल अधिक है। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी पौधे अपना जो वहन की प्रक्रिया है वो पूरी करते हैं। अब एक बात और है कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पहला खनिज पदार्थ का उदाहरण लिया, दूसरा हमने जल का उदाहरण लिया, कि सिर्फ केवल एक ही विधि द्वारा खनिज पदार्थ का, जल का या भोजन का जो है ना वो वहन होता है। ये तीनों मिलकर, जैसे खनिज को ही अगर हमने जो है ना वहन करना है तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तब वहन होता है। अब देखते हैं आगे कि ये तो थी कि पौधों के, अब तक हमने अंग स्तर पे बात की कि भाई जड़ जो है अंग, या हम कहेंगे अंग तंत्र की, कि जड़ से पौधा ग्रहण करता है। अब अगर हम ऊतक स्तर पे बात करें तो पादपों में वहन कैसे होता है? पादपों में वहन के लिए कुछ स्पेशल या विशेष ऊतक होते हैं, और उन ऊतकों को हम क्या कहते हैं? संगवहनी ऊतक। संगवहनी ऊतक मतलब, वहनी मतलब ले जाने वाली, वे ऊतक जो अपने साथ कुछ पदार्थ लेकर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संगवहनी ऊतक। यानी वे ऊतक जो वहन का कार्य करते हैं या पदार्थों के गमन का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? संवहनी ऊतक। ये पौधे में ये संवहनी ऊतक जो है ना दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और ये जाइलम भी बहुत सारी जो है कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, बहुत सारे अन्य ऊतकों से मिलके बने होते हैं। जो ऊतक स्पेशली पौधे के वहन में सहायता करते हैं वे हैं जाइलम की वाहिनिका और वाहिकाएं, और फ्लोएम की चालनी नलिका और साथी कोशिका। ये बात होगी कि क्या क्या देखा हमने अभी कि पादप में जो है ना वहन के लिए कुछ विशेष ऊतक होते हैं जिन्हें हम संवहनी ऊतक कहते हैं। और ये संवहनी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का वाहिनिका और वाहिका नामक हिस्सा जो है या भाग पौधे में वहन में मदद करता है, जबकि फ्लोएम का चालनी नलिका और साथी कोशिका नामक भाग वहन में मदद करता है। अब देखते हैं, हमने ये देख लिया कि किस किस चीज़ का वहन करना है, ये देख लिया है कि वहन के प्रक्रम क्या है, यह देख लिया कि वहन के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार है। अब आता है कि पादपों में ये वहन की जो प्रक्रिया है वह होती कैसे है। और कई बार बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ना 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों में वहन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या याद रखना है कि जाइलम जो है ना, जाइलम वहन करता है जल का और हमारे खनिजों का, जबकि फ्लोएम वहन करता है हमारा भोजन का। ये बात याद रखनी है। यानी जाइलम किसका वहन करता है? हमारे जल का और हमारे खनिज पदार्थों का। अब जो जाइलम वहन करता है वो हमने देखा कि उसके लिए दो सहायता करती है उसके भाग, एक तो वाहिनिका और दूसरा कौन सा भाग सहायता करता है? वाहिका।
अब ये वाहिनिका और वाहिका क्या करती हैं कि जब पौधे के जड़ों के अंदर ये जल, हमारे पास जल और खनिज पदार्थ विद्यमान होते हैं, तो इन ये वाहिनिकाएं और वाहिकाएं एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, यानी कि एक नलिका बना लेती हैं जैसे इसमें बनाई गई हैं। और ये नलिका के माध्यम से ऊपर की तरफ जाने लगता है जितना भी जल है और खनिज है। और इसके लिए विधि हो सकती है, हमारे पास विसरण भी हो सकता है, परासरण भी हो सकता है और हमारा वाष्पोत्सर्जन भी होता है। ये तीनों मिल कर के पौधे के को ऊपरी मुखी यानी ऊपर की तरफ पौधे का जल और खनिज पदार्थ लेके जाती हैं। और ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाता है, यानी एक तरफ ही जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वन वे ट्रांसपोर्टेशन। और किसके माध्यम से जाता है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो जाइलम के अंदर होता है, जिसे हम वाहिनिकाएं और वाहिकाएं होते हैं, उसके माध्यम से चला जाता है। उसके बाद दूसरा आता है कि पादपों में फ्लोएम से किसका वहन होता है। पादपों में फ्लोएम की सहायता से हमारे जो भी प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद बने हैं, जैसे यानी भोजन हो गया, उन सब का वहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। और फ्लोएम में कौन सी दो भाग मदद करते हैं, एक चालिनी नलिका और दूसरी साथी कोशिकाएं। अब इनमें क्या होता है कि देखो, पौधा जो है ना, हम इसमें देख रहे हैं पौधे के अनेक भाग हैं, और पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण है वो सिर्फ पत्तियों में हो रहा है, यानी जो भी फोटोसिंथेसिस के या प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं उसकी आवश्यकता तो लेकिन सभी को है। जैसे हमारे फूलों को भी आवश्यकता है, जड़ों को भी आवश्यकता है, इस पौधे पे अगर फल लगते हैं तो उन पे भी आवश्यक है ना। तो फ्लोएम जो वहन करता है वह कैसा होता है, वो टू वे होता है, यानी ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है। और ये वहन जो है ना, ये कभी भी ठोस रूप में नहीं होता, हमेशा जल के साथ यानी तरल अवस्था में होता है। जो भी हमारा भोजन वाला पदार्थ होता है वो जल में घुल जाता है, और जल में घुलने के बाद इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के साथ, इस ट्यूब जैसी संरचना जिसे हम फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम के माध्यम से पौधों के सभी भागों में चला जाता है, नीचे की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी, और कैसे की तरफ भी, साइड की तरफ भी। जैसे पौधे के फल, फूल और बाकी जो भी चीज़ें जहाँ भी लग रही हैं उन सभी चीज़ें की तरफ चला जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने हमारे खनिज और जल का वहन किया था, उसमें किसी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परासरण, विसरण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ये प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन जो हमारे प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, यानी भोजन जो है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए या उसका स्थानांतरण करने के लिए सदा एटीपी की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कभी ऊपर की तरफ जाता है पदार्थ, कभी नीचे की तरफ जाता है। तो जब नीचे की तरफ जाएगा जब, तो कोई बात नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल की भी सहायता मिल जाएगी। और लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगी तो कुछ और अनेक बल भी लगाने पड़ेंगे, इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, दोनों तरफ का होता है, और इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। यानी अभी अभी हमने क्या देखा कि पादपों में वहन जाइलम और वह फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम की वाहिनिका और वाहिका जो है वो मदद करते हैं, और फ्लोएम की चालिनी नलिका और साथी कोशिका मदद करती हैं। जाइलम सिर्फ जल और खनिज पदार्थों का वहन करता है, और ये वन वे होता है, सिर्फ एक तरफ करता है। फ्लोएम जबकि जो है, जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं उनका वहन करता है, और ये टू वे होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ भी होता है और नीचे के ऊपर की तरफ भी होता है। जल के साथ घुलकर जितने भी हमारे प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, यानी जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, विटामिन और मिनरल हो गए, ये फल फूल में, पत्तियों में, जड़ों में, सभी भागों में चले जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।